तो 12th जैसे एंड हुआ, कुछ मैंने एक्सप्लोर किया कि कैसे अर्न कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे एक मेरा दोस्त था, उसने कुछ कपड़ा लाया और वहाँ पे मैं फेसबुक मार्केट प्लेस, उस समय अच्छी ऑर्गेनिक रीच थी, वहाँ पे मैंने लिस्ट किया और उसका विद इन 2-3 डेज उसके करीबन 10-15 प्रोडक्ट बिक गए। अगर आप एजेंसी मॉडल चलाते हैं या फिर एजेंसी चलाते हैं तो कैसे आप अपने यूएस से क्लाइंट्स ले सकते हैं? कुछ इन्होंने अभी रिसेंटली डिजिटल बिजनेसेस में भी घुसे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसके रिलेटेड भी हम कुछ इनसे जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे अगर आपको डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और काफ़ी कुछ सीखने को आपको इस वीडियो में मिलेगा। थैंक यू अमित सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड जैसा आपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता ही दिया, सो यही है, हमारा एक एजेंसी है और इसके साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट का भी बिजनेस है जो कि पिछले कुछ महीने पहले से हमने शुरू किया और ऑन पोस्ट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी अनूप वृंदावन में रहते हैं, मथुरा में, मतलब वहाँ पे रहते हुए ये यूएस की कंपनी चला रहे हैं, यूएस पे अपनी एजेंसी चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। तो कैसे, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप मतलब सारा काम कर रहे हैं, यूएस की एजेंसी रन कर रहे हो, तो वृंदावन से क्यों, मतलब वृंदावन में क्यों आप रह रहे हो? कहीं और भी आप रह सकते थे, जैसे आप गोरखपुर से हैं, कहाँ से हैं, बस्ती से हैं? एक्चुअली कुछ तो मतलब ऐसा होता है कि भगवान की प्लानिंग होती है और कुछ ऐसा होता है कि मतलब मैंने जे मेंस की तैयारी की थी, वहाँ पे 96% आया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे कॉलेज लेना पड़ा, तो मथुरा आना मेरा कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था। फिर एक कॉलेज था मथुरा में जो कि मेरे को बहुत अच्छा स्कॉलरशिप दे रहा था, तो इसीलिए मैं मथुरा आया। फिर यहाँ पे थोड़ा मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुआ, फिर मैं बाद में देख पाया कि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो मेरे को लाइफ में इतना ग्रो करने में हेल्प किया, और स्पिरिचुअलिटी मतलब एक बहुत एक नेसेसिटी चीज़ मुझे अपने लिए लगा कि जो मुझे पीस दे रहा है, बहुत कुछ मेरे को लाइफ में हेल्प कर रहा है। इसीलिए मैं वृंदावन में, साथ साथ में ऐसा भी है कि नोएडा और दिल्ली यहाँ से अप डाउन करना ईजी रहता है, तो फिर ओवरऑल मिला के ये मतलब मटेरियल स्पिरिचुअल दोनों ग्रोथ के लिए लोकेशन मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने। हाँ, बिल्कुल। और कैसे आप अपनी पढ़ाई में क्या पढ़ रहे थे और अचानक से कैसे आप ये डिजिटल मार्केटिंग में कैसे एंटर कर लिए? मतलब आप कुछ और भी कर सकते थे या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की ही पढ़ाई कर रहे थे? एक्चुअली मैं कर रहा था बीटेक, पर बीटेक करने से जस्ट पहले जब मैं 12th पास आउट किया था, तो 12th या जब 10th में थे तो उसी टाइम से मैं फेसबुक ग्रुप्स मेरे थे कुछ, वहाँ पे मैं उन सारे ग्रुप्स को यूज़ करता था। मतलब एक हमारा ग्रुप्स था जिस पे 35-40 हज़ार यूज़र्स थे, मतलब एक ग्रुप था वो, क्रेजी वर्ल्स करके नाम था। उसके अलावा एक मेरा क्रिकेट से रिलेटेड पेज था जिस पे लगभग 1.5 लाख के लगभग फॉलोअर थे। तो एक वहाँ से था, मतलब एक डिजिटल प्रेजेंस था, कुछ चीज़ें करते थे और पता था कि यहाँ ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो 12th जैसे एंड हुआ, कुछ मैंने एक्सप्लोर किया कि कैसे अर्न कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे एक मेरा दोस्त था, उसने कुछ कपड़ा लाया और वहाँ पे मैं फेसबुक मार्केट प्लेस, उस समय अच्छी ऑर्गेनिक रीच थी, वहाँ पे मैंने लिस्ट किया और उसका विद इन 2-3 डेज उसके करीबन 10-15 प्रोडक्ट बिक गए। तो फिर मुझे देखा कि यहाँ से अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो फिर मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे और एक्सप्लोर किया, तो मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला। फिर मैंने वहाँ से फेसबुक मार्केट प्लेस पर ड्रॉप शिपिंग करना शुरू किया और विद इन फर्स्ट मंथ ही 6-7 हज़ार रुपये निकल गया और ऐसे 3-4 महीने तक निकलते रहा, 6-7-8 हज़ार रुपये, और एक ही विनिंग प्रोडक्ट मेरे को मिला था, एक शूज़ था। फिर उसके बाद बीटेक में आ गया, तो बीटेक में भी स्टार्टिंग से, क्योंकि पहले भी होता और इंटर किया तो इसी माइंडसेट के साथ किया कि मेरे को इसी एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना है और मुझे जॉब नहीं करना है। तो इसीलिए मैं ट्राई भी किया कोडिंग, पर अच्छा नहीं लगा और मतलब हमेशा से इसी पे फोकस करते रहा और फिर अच्छा रहा, मतलब कि बीटेक ख़त्म होने से पहले ही मैं स्टैंड आउट कर गया था और मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि मेरे को जॉब नहीं लेना है। ओके, तो घर वाले आपको नहीं बोलते कि आप क्या कर रहे हो, आप वृंदावन में क्यों हो, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हो, बीटेक करने का क्या फ़ायदा? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे घर वाले पूछते हैं, तो आप इस पे क्या जवाब देते हो उन सब का? एक्चुअली घर वाले हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, तो मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो घर वाले उस पर थोड़ा सा बहुत अच्छा फील करते हैं कि मैं गलत काम करने के बजाय इस उम्र में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं घर वाले। प्लस ये जो डिजिटल मार्केटिंग की बात हुई, तो इसमें ऐसा है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो फैमिली हमेशा सोचती है कि बच्चा अच्छा करे, कुछ गलत ना करे, इन द सेंस वो एक बैलेंस लाइफ जिए। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैंने एजुकेशन लोन लेके बीटेक किया हुआ था, तो मैं 4th ईयर ख़त्म होने से पहले, मतलब अपना एजुकेशन ख़त्म होने से पहले मैंने अपना एजुकेशन लोन ख़त्म कर दिया था।
तो उसको देख के प्लस मैंने आईफोन लिया, आईपैड लिया, ये सारा मतलब बीटेक में ही लिया। तो फिर घर वालों को उससे कॉन्फिडेंस हो गया, प्लस घर पे भी कुछ मतलब हेल्प करते रहा, माँ को चेन गिफ्ट किया सोने का, तो ये सारे चीज़ किया, तो उससे घर वालों को मतलब कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो उसके बाद से उन्होंने ऐसे मतलब दे सपोर्ट इन एवरीथिंग। और खासकर मेरे भैया हैं बड़े, तो ही अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ में। इवन कभी कोई डाउन होता हूँ तो वही मेरे को सपोर्ट करते हैं कि रेस्ट लो मैं। नहीं, बिल्कुल सही है, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। हम सब तो मिले हैं, हम सब काफ़ी वृंदावन जाते रहते हैं, तो अनूप से मिलते हैं हर बार। कोशिश ये रहती है जब ये अवेलेबल रहते हैं तो ये सब हमारा आपस का चलता रहता है। तभी थोड़ा सा हम सब जानना चाहेंगे, जैसे वीडियो के अंदर हम आते हैं जिस टॉपिक को लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना एजेंसी बिजनेस चलाते हैं, बट सबकी तलाश ये रहती है कि उनको बाहर के क्लाइंट्स मिले, यूएस के क्लाइंट्स मिले। तो उसके लिए क्या अप्रोच रहता है आपका कि अगर आप जैसे यूएस के क्लाइंट्स आप बताते हैं कि आपके कुछ है क्लाइंट्स, 4-5 क्लाइंट्स अभी यूएस के हैं, कुछ और भी जगह से हैं, तो कैसे एक न्यूबी यूएस के क्लाइंट्स लेके आए? क्योंकि इंडिया के क्लाइंट्स लाना भी उतना आसान नहीं है, बट यूएस का क्लाइंट डेफिनेटली एक अच्छा मतलब आपको अच्छा पे करता है। तो कैसे हम उस क्लाइंट तक पहुंचे, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? तो इसमें जो स्ट्रेटजी, देखिए स्ट्रेटजीज कई सारी हैं, कई सारे लोग के लिए कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, किसी के लिए कुछ और वर्क करती हैं। मेरे लिए जो चीज़ वर्क की है वो बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक है थ्रू फेसबुक, दूसरा है लिंक्डइन, और थर्ड है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में मैं उतना ज़्यादा अभी उसमें इन डेप्थ नहीं गया हूँ, बट फेसबुक और लिंक्डइन से मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो फेसबुक में भी अगर हम बात करें, फेसबुक लिंक्डइन का तो सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, फेसबुक का थोड़ा कम आइडिया होता है। तो फेसबुक पे कई सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उन ग्रुप्स को अगर कोई व्यक्ति लेवरेज करना जानता है तो फिर उसके लिए बहुत विनिंग सिचुएशन होता है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ मेरा भी परसेंटेज का, तो मैं लिंक्डइन से भी ज़्यादा फेसबुक से क्लाइंट उठाता हूँ। तो फेसबुक पे कई सारे ग्रुप्स हैं, तो हमको अच्छा टाइम देना चाहिए ग्रुप्स को रिसर्च करने में। कई सारे होते हैं, कुछ बिजनेस रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, क्लिक फनल का ग्रुप हो गया, कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ है। उन कम्युनिटीज़ में हमको ज्वाइन होना चाहिए। वहाँ से हम वहाँ पे कई सारे लोग के रिक्वायरमेंट आते हैं, तो वो भी वहाँ से भी हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम वहाँ पे भी अपना वैल्यूएबल पोस्ट जब शेयर करते हैं तो लोग खुद इनबाउंड भी आते हैं। और इसके साथ साथ खुद से अगर हम वहाँ पे कोल्ड ईमेल कर मतलब कोल्ड डीएम करते हैं तो वहाँ से भी हमको रिस्पांस अच्छा मिल जाता है उन कम्युनिटी के लोगों से। तो ये फेसबुक से एक तरीका है जिससे अभी तक मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सेकंड है लिंक्डइन पे हम ऑब्वियसली वहाँ पे भी कंटेंट बना के फिर लोगों को अप्रोच करने पे ये ज़्यादा बढ़िया होता है। वहाँ पे हमको थोड़ा सा टूल यूज़ करना होता है, जैसे कि हम लोग सेल्स नेविगेटर यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम राइट पर्सन को ढूंढते हैं। प्लस इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जैसे सेल्स नेविगेटर से हम ढूंढ रहे हैं और कोल्ड डीएम कर रहे हैं, तो वहाँ की एक स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि माइक्रो निश पकड़ना, जैसे कि क्लीनर्स को सिर्फ और सिर्फ पिच करना, या इस टाइप से हमको एक निश पकड़ के ही लोगों को टारगेट करना चाहिए जब कोल्ड डीएम कर रहे हैं। बाकी अगर हम खुद से कंटेंट बना रहे हैं, खुद से कम्युनिटी में एंगेज कर रहे हैं, तो लोग अपने आप आते हैं, या हमको वो लोग दिख जाते हैं जिन लोग को रिक्वायरमेंट है, तो हम डायरेक्ट वहाँ से मैसेज करते हैं, तो बहुत अच्छा क्लोजिंग रेट भी होता है और बहुत अच्छा मतलब बहुत ईजिली वहाँ से क्लाइंट भी आते हैं। तो अनूप, अभी जैसे अगर हम लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, या फिर जो भी चैनल हम अगर उनको सेल्स नेविगेटर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोल्ड डीएम कर रहे हैं, तो हम उनको डीएम करते हैं, तो क्या सर्विसेज के लिए ज़्यादा कन्वर्जन रेट्स आते हैं, या फिर हम डेडिकेटेडली सिर्फ एक ही सर्विस को पकड़ के या फिर हम उसके लिए ही काम करें, या फिर हम ऑल एंड ऑल उनको डिफरेंट सर्विसेज अलग चैनल पे हम ऑफर कर सकते हैं? तो आपके एक्सपीरियंसेस से आपका क्या मतलब रिस्पॉन्स रहा है कि लाइक एक ही सर्विस को उठा के सब जगह पिच करना है, या फिर हम मल्टीपल सर्विसेज, या क्लाइंट आ जाने दो फिर देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरीके से सर्विसेज को पिच करना है? देखिए इसमें 2 चीज़ें, तो ब्लाइंड कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग 90% ऑफ द क्लाइंट जो एक्विजिशन कर पाते हैं वो पेड एड्स के थ्रू करते हैं। मतलब जो उनको पेड एड्स के लिए क्लाइंट आते हैं, गूगल एड, फेसबुक एड, या लिंक्डइन एड, ट्विटर एड के लिए भी हम, टिकटॉक एड भी हम लोग रन करते हैं, तो मोस्टली क्लाइंट उसके लिए भी आते हैं। अभी के टाइम पे GHL की बहुत डिमांड है, तो ऐसा था कि मैंने GHL सीखा और GHL से फिर हमने 2 क्लाइंट एक्विजिशन किया। साथ साथ
इसके साथ साथ अगर देखा जाए मेरा पर्सनली अगर देखा जाए तो मैंने अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ से अर्न किया है तो वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट से अर्न किया है, लेकिन वो हमेशा अपसेल रहा है। सिर्फ एक क्लाइंट ऐसा, एक या दो क्लाइंट मेरे पास ऐसे रहे हैं जो जिनको मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया हो सोशल मीडिया के लिए। बट होता क्या है कि लोग पेड एड्स के लिए आते हैं तो फिर हम उनका कुछ महीने बाद जब वो हमारे सर्विसेज से खुश होते हैं तो हम उनको अपसेल करते हैं। उनको अपसेल में फिर हम लोग ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने उनको सोशल मीडिया ऑडिट किया, बताया कि आपके सोशल मीडिया पे ये प्रॉब्लम्स हैं या ये वीडियो रेटिंग की प्रॉब्लम है, इसको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ आइए। तो इस तरीके से भी क्लाइंट हमारे पास अच्छे से आते हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन था, तो हम ऑब्वियसली जिस स्किल पे हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि हम ये कर सकते हैं या हमारे पास उससे रिलेटेड कोई पार्टनर या कोई पर्सन हो जो हेल्प कर सकता है, उसके लिए डेफिनेटली क्लाइंट उठा सकते हैं, अगर हम भले से उसमें एक्सपर्ट ना हो तो भी। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि एकदम ब्लाइंड कॉन्फिडेंस हो और क्लाइंट ले भी आप हमसे हो ही नहीं रहा है, मतलब उसका यूआई भी नहीं पता कि कहाँ कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसे क्लाइंट एक्विजिशन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है करके फिर अपसेल कर सकते हैं या कोई और पार्टनर ढूंढ के फिर हम उसको मतलब कोलैब करके कर सकते हैं। थोड़ा सा अब हम सब डिस्कस करते हैं क्लाइंट रिसर्च के ऊपर। तो जब आप क्लाइंट को पिच करते हो ऑन कोल्ड डीएम्स या फिर आप ईमेल कोल्ड, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, तो क्या आप पहले से रिसर्च करके रखते हैं कि वो क्लाइंट क्या करता है, या फिर उसका एक स्मॉल सा ऑडिट कर लिया और फिर उसको हम डीएम पे बता रहे हैं, मेल पे बता रहे हैं, या फिर जनरल हम सिर्फ अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं कि हम ये करते हैं और हम ये हेल्प कर सकते हैं आपकी? तो क्या बेटर अप्रोच रहना चाहिए? देखिए, इसमें क्या होता है, जो एक मेथड होता है प्रॉस्पेक्ट मेथड, दूसरा होता है कोल्ड डीएम। तो कोल्ड डीएम या कोल्ड ईमेल में क्या होता है कि हमको वहाँ पे एक निश डिसाइड करना होता है। जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया डेंटिस्ट, तो फिर हमको सारे डेंटिस्ट के लिए एक ही मैसेज या एक ही ईमेल होते हैं जो सबको भेजना होता है, तो वहाँ पे तो सबको कॉमन भेजना होता है। लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग मेथड जो यूज़ होता है वो फेसबुक पे यूज़ होता है, या जहाँ पे हम कम्युनिटी से लोगों को बुला रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि हम फेसबुक ग्रुप से या लिंक्डइन से भी क्लाइंट एक्विजिशन करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रॉस्पेक्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ग्रुप्स में देखा है किसी व्यक्ति को कि वहाँ पे उसका कोई प्रॉब्लम हुआ। इवन मेरे साथ इतना भी हुआ है कि कई सारे कुछ ऐसे लोग भी आए हैं एज अ क्लाइंट कि उनके ऐड अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैंने उनको बस एज अ हेल्प बोला कि ठीक है और जूम पे मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, ये ऐड अकाउंट मतलब ये मैं फिक्स कर देता हूँ, एंड दे ऑफर फ्रॉम, मतलब वो डायरेक्टली ऑफर कर देते हैं कि ठीक है तुम ये ऐड मेरा मैनेज कर दो हाथ से। तो वहाँ पे प्रॉस्पेक्टिंग मेथड यूज़ होता है, यानी कि फेसबुक पे जब हम किसी को रीच कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ पे भी कोल्ड डीएम में जा रहा है तो वहाँ पे हर किसी को प्रॉस्पेक्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज नंबर पे नहीं खेल पाएंगे। और ये पूरा क्लाइंट एक्विजिशन का जो गेम है ये इट्स ऑल अबाउट नंबर, कितने ज़्यादा लोग को हम मैसेज भेज लेते हैं, कितने ज़्यादा लोग हम रीच आउट कर रहे हैं। तो हम वीए भी करते हैं, बाकी हम दोनों पार्टनर हैं तो हम दोनों लोग भी अच्छा खासा आउटरीच करने जाते हैं। अदरवाइज इस वीए भी हम बीच में हायर किया था, अभी तो हमारा बैंडविड्थ चल रहा है तो अभी तो नहीं है, बट वीए भी उस काम को कर लेता है। तो काफ़ी अच्छा आपने जवाब दिया अनूप। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन ये करेंगे आपसे कि जैसे अगर हमें क्लाइंट एक्विजिशन हमने कर लिया, अब क्लाइंट्स के साथ बहुत सारी ना गलतियां हम कर देते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी बताओ जो हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि क्लाइंट को रिटेन कैसे करना है, मतलब रिटेंशन कैसे रेट हमारा बढ़े, क्योंकि क्लाइंट्स आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको कैसे हम इम्प्रूव करें और फिक्स करें। ओके, सो पहले हम मिस्टेक्स पे बात करेंगे। तो देखिए, मिस्टेक में एक जो मतलब मैंने स्टार्टिंग में फील किया वह है क्लाइंट से कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं करना चाहिए, इन द सेंस कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग हम उनको कर सकें ये बेटर रहता है, क्योंकि उससे वो जो क्लाइंट है वो कॉन्फिडेंस फील करता है कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए काम कर रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि उनको मतलब वो फील नहीं कर पाते कि हाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर रिजल्ट निगेटिव आ रहा होता है तो फिर सीधे वो डाल देते हैं। तो अगर हम उनको अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बार बार मीटिंग में बुलाते हैं, बहुत ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बहुत फ्रिक्वेंटली उनको नॉलेज देना चाहिए, ताकि अगर रिजल्ट भी डाउन आता है तो उससे क्लाइंट भी सपोर्ट करता है कि हाँ ठीक है तुम काम कर रहे थे तो यहाँ पे वर्कआउट नहीं किया तो मैं भी समझ रहा हूँ। ये एक मिस्टेक लोग करते हैं जो है कम्युनिकेशन गैप। सेकेंड प्रॉब्लम होती है जो मैंने भी फील किया था, जब भी व्यक्ति थोड़ा सा अप होता है तो वहाँ पे वो SOP नहीं बना पाता, SOP इन द सेंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एजेंसी बिजनेस में कोई भी बिजनेस में है तो उसको हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करके चलना चाहिए,
प्लस सारी चीज़ का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो। जैसे कि क्लाइंट एक्विजिशन करने के लिए हमको ये काम करना, तो उस पर रेगुलर काम होना चाहिए। फुलफिलमेंट जो देख रहा है तो फुलफिलमेंट पे वो रेगुलर चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए फुलफिलमेंट एक दिन एक्विजिशन का एक सारा पार्ट कर रहे हैं तो अगले दिन फुलफिलमेंट पे पूरा एक हफ्ता निकाल दिया और एक्विजिशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रोसीजर होना बहुत ज़रूरी है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना ज़रूरी है, ताकि फुलफिलमेंट और एक्विजिशन दोनों का काम बराबर चलता रहे। ये नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है कि मेरे साथ भी हुआ था ये चीज़ कि हम ऊपर बहुत अच्छे से फ्लाई तो करते हैं, लेकिन अचानक से कुछ हाई पेइंग क्लाइंट अगर गए तो फिर अचानक से नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ का। बिल्कुल। तो अभी रिटेंशन मतलब रिटेंशन में भी ये चीज़ें कवर हो जाती हैं कि अगर आप रेगुलर कम्युनिकेट कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ और उनको रिपोर्ट्स ऑन टाइम भेज रहे हो, तो ये लाइक क्लाइंट आपके साथ लंबे समय तक रिटेन होता है। और लाइक अभी कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि क्लाइंट पैसा नहीं देता है। मतलब बहुत सारे आपने ही केसेस हमें बताया है, जैसे क्लाइंट आपका पैसा लेके मतलब नहीं दिया उसने, तो उस केस में आप कैसे पैसा रिकवर करते हो या फिर क्या मेल डालते हो, क्या प्रोसीजर अपनाते हो? देखिए मेरे साथ क्या हुआ था कि ये लगभग पिछले साल की बात है। तो मैं मतलब एजेंसी बिजनेस कर रहा था, पर बीच में जब थोड़ा सा होता है कि चलो और क्लाइंट एक्विजिशन करते हैं, और कुछ हमको कभी कभी क्या होता है, ये सारा जो फ्रॉड करते हैं मोस्टली जो बड़ी कंपनीज अपना नाम दिखाती है मेरे पास इतना एम्प्लॉय है, मोस्टली यही करती हैं। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। एक जगह पे तो मैं ट्रस्ट के वजह से मतलब प्रॉब्लम हुई। मतलब एक क्लाइंट था जो बहुत मतलब लगभग मेरे साथ 1.5 साल से काम कर रहा था, उसके बाद उसने पूरा अपना एजेंसी को एक दूसरी टाइप की कंपनी, मतलब वो इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम करके लॉन्च किया, वहाँ पे लाया। तो वहाँ पे मतलब वो 15th ऑफ द मंथ पे पेमेंट करता था, और वो थोड़ा आवरली बेसिस हो गया था। तो फिर वो मतलब उसका वो बाद में पेमेंट होता था, जितना हमने आवरली दिया टाइम उसके बाद आता था। तो काफ़ी दिनों तक काम अच्छा चला, लेकिन फिर उसने खुद बताया कि बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मेरा ट्रस्ट था तो मैं उसके लिए काम करते रहा और लगभग $4,500 के लगभग पूरा बैलेंस हो गया था। फिर बाद में उसके कंपनी के ऊपर केस वगैरह भी हो गया और वो चला गया। तो वो रिकवर भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम US लॉ के अनुसार जाएंगे केस करने, ये सारे चीज़ करने, तो फिर अगर ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो जा सकते हैं, अदरवाइज वो मतलब नहीं बैठता। इसलिए क्योंकि जैसे इंडिया में होता है, तो इंडिया में हमारा लॉ है, तो हम उसको केस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसको मतलब मेल लीगल नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं। बट बाहर का हमें कुछ पता नहीं होता ना कि इंटरनेशनल कोई कुछ भी करके भाग जाए, लोग लंदन भाग जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। सो अनूप, जैसे अगर बाहर के क्लाइंट्स होते हैं तो उनके साथ तो हम कुछ लाइक लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं कर सकते। इंडिया में तो हम पता है, हम नोटिस भेज देते हैं। तो कुछ ऐसा प्रोसीजर आपको आइडिया मतलब है कि हम जैसे बाहर के क्लाइंट्स के साथ मतलब हम बातचीत कर सकें, सो दैट हमारा पेमेंट रिकवर हो सके? देखिए इसमें यही है, मतलब मुझे उतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट मैं अभी जो उसके बाद से मैंने प्रिकॉशन देना शुरू किया, यही है कि अपफ्रंट पेमेंट के साथ ही काम करना चाहिए, या 15th ऑफ द मंथ पे काम करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर 2 महीने भी अगर डिले कर दिया तो फिर ट्रस्ट नहीं दिखाना चाहिए, चाहे इंडिया का हो चाहे कहीं का भी हो, क्योंकि पेमेंट से ज़्यादा अगर आप लीगल प्रोसेस में भी जाएंगे तो वो आपका टाइम बेकार करेगा, वो भी मनी दे जाएगा। तो इसीलिए ये जो पूरा सर्विसेज चलते हैं फेसबुक ऐड या कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग का, ये अपफ्रंट ही बढ़िया है या 15th ऑफ द मंथ पे बढ़िया है। और उसमें भी अगर कोई डिले कर रहा है तो फिर अपना टाइम को वैल्यू करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज वो आपको पीछे ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो काफ़ी सारी नॉलेज आपने दी हमें क्लाइंट्स बिजनेस से रिलेटेड, कि कैसे आप अपने क्लाइंट बिजनेस को अच्छे से सस्टेन कर सकते हो और बाहर के क्लाइंट्स को ले सकते हो और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो अभी अगर हम एक एवरेज प्राइस की बात करें कि अगर हम महीने में कितने क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करें तो हम मतलब 2 लाख 5 लाख महीना कमा सकते हैं, मतलब पर एवरेज क्लाइंट क्या पे करता है और मतलब कितना मैक्स हम यहाँ से बना सकते हैं इन रेवेन्यूज? देखिए इट टोटली डिपेंड ऑन सर्विसेज। तो जैसे कि फेसबुक एड्स और गूगल एड्स हो गया, तो हम लोग इसमें पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन कि उनको एक पैकेज बना लेना चाहिए। जैसे कोई सोशल मीडिया कर रहा है तो उसको 3 टाइप का पैकेज बना लेना चाहिए, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। बेसिक में उसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ
चीज़ें देना चाहिए कि इतना पोस्ट पर भी पर इंगेजमेंट है या नहीं है। इसी टाइप से मतलब 3 लेवल का उसको ऑफर बना देना चाहिए और उसके अनुसार उसको चार्ज करना चाहिए। प्लस उसको जैसे कोई व्यक्ति बिगिनर है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा आई वुड से कि बहुत ज़्यादा प्राइस के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर $500 में भी उसको क्लाइंट क्लोज हो रहा है तो आई थिंक दैट्स अ गुड अमाउंट। और काम करते रहेंगे तो उसी में आपको कोई व्यक्ति ऐसा है जो $500 भी देगा और कोई ऐसा है कि जो $3000 भी देगा। हो सकता है कोई व्यक्ति मेरे इस पॉइंट से एग्री ना करे, बट स्टार्टिंग में हमको एक रन रेट पकड़ने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एकदम कोई $100 का क्लाइंट लेने, एक स्टैंडर्ड अगर $500 का कोई क्लाइंट दे रहा है आपको पैसा और आपके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो होता है तो आपको बड़े आराम से कुछ दिन बाद ऐसे क्लाइंट में मिल जाएंगे जो $3000 आपको पे करते हैं। तो हम देखते हैं कई सारे टाइप के क्लाइंट आते हैं, खासकर फेसबुक पे ये प्रॉब्लम होती है। फेसबुक पे थोड़ा अप एंड डाउन होता है, मतलब कुछ क्लाइंट ऐसे भी मुझे मिले हैं जो $3000 पर मंथ दे रहे हैं और कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो $500 से ही शुरू करते हैं, लेकिन फिर हम बार बार उनको अपसेल करके, मतलब फेसबुक एड्स हैं तो हम उनको गूगल एड्स का भी अपसेल करते हैं और फिर धीरे धीरे GSL या ईमेल मार्केटिंग अपसेल करके धीरे धीरे अपनी प्राइसिंग बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि पर क्लाइंट एक एवरेज हम $3000 पर मंथ बना सकते हैं। अगर फिर क्लाइंट मल्टीप्लाई करने के ऊपर है कि जितने ज़्यादा है और क्लाइंट्स आप बनाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट और आपका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। इट टोटली डिपेंड, जैसे कि $3000 हर क्लाइंट से एवरेज बोलना भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इट डिपेंड, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अच्छा एजेंसी में बहुत अच्छा अपना ब्रांड बना रखा है और उसके पास कई सारे क्लाइंट हैं तो फिर 3000 उसके लिए ऑन एवरेज बोल सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड, जैसे कोई क्लाइंट नया आता है तो डायरेक्टली वो $3000 उतना पे नहीं कर पाता है। और कभी कभी जैसे हम लोग जॉब स्टैकिंग मेथड भी यूज़ करते हैं, तो जॉब स्टैकिंग मेथड में $3000 मिलना ईजी होता है, बट एज अ क्लाइंट $3000 आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जॉब स्टैकिंग क्या होता है, मतलब लोगों को नहीं पता है तो उसके बारे में बताइए। एक्चुअली जॉब स्टैकिंग मेथड होता है ना कि जैसे ये ऐसा होता है कि जैसे हम लोग मल्टीपल जॉब्स को एक साथ हैंडल कर लें, तो जैसे जॉब स्टैकिंग, जॉब्स को स्टैक करना। तो जैसे लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे जॉब पोर्टल पे जाके हम वहाँ से जॉब्स ले सकते हैं और उसको फिर मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग भी ऐसा काम करते हैं, अभी हम लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, लेकिन जो बिगिनर है वो इसको आराम से कर सकता है, उसके लिए ईजी भी पड़ेगा। तो उसमें यही है कि जैसे मैं हूँ, मेरे साथ एक पार्टनर है, तो मैं कई सारे जॉब्स को अप्लाई करता हूँ और कभी कभी ऐसा रहता है कि हम लोग 2-3 जॉब्स को आराम से एक साथ हैंडल कर लेते हैं और उसमें बस रिपोर्टिंग करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उन लोगों की मीटिंग्स ज़्यादा होती हैं, ये सारी चीज़ें, बाकी वो कर पाना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो जॉब स्टैकिंग भी कर सकते हैं। तो अनूप, अभी अगर हम बात करें जैसे क्लाइंट क्लोजिंग की, तो क्लाइंट क्लोजिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज या कुछ टिप्स अगर आपको पता है जो आपने सीखी है वाइल वर्किंग विद दीज क्लाइंट्स, तो वो कुछ टिप्स आप शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो आप लिंक्डइन के भी फॉर्म में बना सकते हैं, वेबसाइट है तो भी बना सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो बनाने में कई सारे लोग ऐसा प्रॉब्लम, मतलब उनको ये होता है कि वो स्क्रीनशॉट रखते हैं अपने रिजल्ट का। आई ऑलवेज रिकमेंड, मैंने भी स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम किया, अभी के टाइम पे लोग स्क्रीनशॉट को उतना एज अ रिजल्ट प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग फेक कर लेते हैं उसका। तो उससे बढ़िया लॉन्ग वीडियोस आप बना सकते हैं, अपने क्लाइंट का जो डैशबोर्ड है उसका एज अ टेस्टिमोनियल, या टेस्टिमोनियल नहीं, एज अ प्रूफ ऑफ वर्क आप उसको बना सकते हैं। तो क्लाइंट को जब भी क्लोज करना है तो उसको हमेशा स्टार्ट कीजिए क्रेडिबिलिटी बनाने से, मतलब कि वो आपको हायर करे, इससे ज़्यादा आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है और मैं तुम्हारे बिजनेस को बहुत ईजिली कर सकता है, और वो तभी आप उसको ये चीज़ प्रूव कर पाएंगे, दिखा पाएंगे जब आपके पास वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क हो। तो इसीलिए अच्छा खासा पोर्टफोलियो मैनेज करके रखना चाहिए और क्लाइंट के साथ मतलब बात कर रहे हैं तो अपनी जर्नी बताना, फिर अपनी क्रेडिबिलिटी सेट करना, फिर हमको खुद क्लाइंट से थोड़े क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि उसको लगता है कि हाँ ये रियली ये पर्सन जो है ये इसको इंडस्ट्री का नॉलेज है और ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेजर रोल प्ले करता है जब आप अपने क्लाइंट के साथ कॉल पे जंप करते हो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कॉल पे, तो आप उसको क्रेडिबिलिटी और अपना थोड़ा सा ट्रस्ट जब तक नहीं होगा वो ट्रांजैक्ट नहीं करेगा आपके साथ, तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा हम, अगर आप अनूप के बारे में जानना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को आगे देखो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछने वाला हूँ कि जैसे अनूप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये वृंदावन में रहते हैं, सुबह शाम
मतलब वहीं की वाइब्स हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने माहौल बना रखा है अपना। तो टेंशन इनको ज़्यादा नहीं होती है। जैसे मैं मिला तो बोले कि टेंशन क्या होता है, ऐसे सोचे हुए मुझे 4 साल हो गए। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई और क्या अभी चल रही है, कैसे क्या क्या आप करते हैं इसमें, और ये कैसे एक एंटरप्रेन्योर को या फिर बिजनेस ओनर को हेल्प कर सकती है उसके बिजनेस में भी। तो मेरी तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी शुरू थी, कॉलेज में मुझे कुछ सीनियर्स मिले थे जो यही सेम इंडस्ट्री में थे और वो लोग भी करते रहे। तो मतलब वो भी इधर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे और एंटरप्रेन्योर ही थे। तो एक्चुअल में मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में होने से हेल्प मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमारा एक शेड्यूल है कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर उसके बाद हम 2 घंटे मेडिटेशन करते हैं। तो उस मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एक तो ये है कि व्हाट आई हैव सीन इन माई लाइफ कि एक बहुत फेमस कोट है, द वे यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। तो हम अगर सुबह सुबह ही डिसिप्लिन हो जाते हैं किसी एक काम में, तो फिर वो हमारा पूरा डे अलाइन कर देता है। जैसे मैं अपना खुद एग्जांपल देखूँ कि अगर मैं कभी कभी मेरे से वो मॉर्निंग प्रोग्राम छूटा या कुछ हुआ तो मेरा फिर पूरा दिन जो है स्पॉइल हो जाता है, मतलब वो मैं शेड्यूल मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में रहने से ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि हम हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और बाकी ऑब्वियसली भगवान की कृपा मिलती है। और ये सारे प्रोसेस जैसे हम बाहर का मतलब फालतू का खाना नहीं खाते, तो उससे ऑब्वियसली उसके कई सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, मेडिटेशन का साइंटिफिक बेनिफिट है। तो ये सब मिला के ओवरऑल मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है माइंड को शांत रखने के लिए, बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और इसके साथ साथ थोड़ा सा माइंड भी शार्प होता है, तो अच्छा खासा मतलब वो रहता है। और कभी अप एंड डाउन आते हैं तो वहाँ पे भरोसा रहता है भगवान का कि हाँ किसी का हाथ है पीछे, तो दिक्कत नहीं होता। बिल्कुल। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आप भी जो भी धर्म आप फॉलो करते हैं, हर धर्म आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। ठीक है, इस पे ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं करूँगा क्योंकि ये दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, राइट। तो अभी आपने इस वीडियो से सीखा कि कैसे आप बाहर के क्लाइंट्स ले सकते हैं और कैसे आप उनको लाइक नर्चर करके काफ़ी अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, और पर क्लाइंट ऑन एन एवरेज एक कह सकते हैं कि आप $3000 पर क्लाइंट तक बना सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है, कुछ आपको बोलना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। अनूप देखेंगे तो वो भी रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं अनूप के सोशल मीडिया लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।